हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव मतलब जीई में हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है। हिंदी, ये सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य ए। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मेरे पास 5 क्वेश्चन पेपर थे। इन 5 क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन बने, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमने निकाल कर लाए हैं। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। पिछले 5 बार के क्वेश्चन पेपर आप लोग इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और जो आपका इस बार एग्जाम होने वाला है उसमें चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे निकल कर। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे, कुछ भी चेंजेस आपको नहीं किया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती ही रहेंगी। क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, आंसर में क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें हम बात करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। उत्तर में सबसे पहले आप देंगे परिचय। परिचय में आप देखिए छायावाद के बारे में कुछ चीजें बताएंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले आप परिचय में छायावाद के बारे में कुछ लाइनें जो है, 4 से 5 लाइनें जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आप वो लिख देंगे तो आप आएंगे मेन पॉइंट के आंसर में, मतलब मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। पहली प्रवृत्ति है प्राकृतिक चित्रण, मतलब प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया। दूसरी है रोमांटिकता, मतलब रोमांटिक, जैसे प्रेम हो गया, विरह हो गया, सौंदर्य हो गया, इन चीजों के बारे में बात करिए। ठीक है, विरह व्यवस्था या फिर प्रेम की गहराई या फिर नारी सौंदर्य, इन चीजों के बारे में बात करिए। फिर आती है मानवतावाद। ठीक है, इसमें मानवतावाद के बारे में बात करेगी, मानव की जो संवेदनाएं हैं, समस्याएं हैं समाज में, उन चीजों के बारे में बात करिए। फिर आती है रहस्यवाद। ठीक है, इसमें आत्मा परमात्मा से मिलने और ईश्वर के प्रति अनुराग और आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बात करी गई है। फिर आती है भाषा शैली। भाषा शैली में आप यहाँ पे भाई छायावाद में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। और छठा आता है आपका राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव के बारे में बात करी गई है। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे और लास्ट में आप बताएंगे अपना जो है निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, संत काव्य धारा की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। किस चीज का? संत काव्य धारा की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय। परिचय में आप ये 2 पॉइंट हमने बताया, ये पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, आंसर में ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मुख्य विशेषताएं। इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? निर्गुण ईश्वर की उपासना। दूसरे में भाई पाखंड विरोधी। यहाँ पे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? संत काव्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन आ जाता है? कबीर दास आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, दादू आ जाते हैं। ठीक है, ददू आ जाते हैं या फिर सूरदास आ जाते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं। तो इन लोगों ने भाई निर्गुण ईश्वर की उपासना की थी, मतलब ऐसा ईश्वर जो कि निर्गुण है, उसके बारे में बात करिए। दूसरा, ये पाखंड विरोधी थे। अगर कोई भी धर्म में पाखंड है, ठीक है, तो उसका विरोध करते थे। तीसरा है जाति व्यवस्था का विरोध। ये लोग जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई जो है, जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कबीर का दोहा है। ठीक है, तो ये उन चीजों के बारे में बताते थे और कहते थे कि जाति में जो भेदभाव है उसको बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए, और उसका ये विरोध करते थे। गुरु के महत्व की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आता है आपका साधारण भाषा होती थी इनकी, और रहस्यवाद जो है रहस्यवाद, इसके बारे में ये बात करा करते थे, इन चीजों के बारे में बताते थे। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे अपना निष्कर्ष। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, भूषण के पदों का प्रतिपाद्य लिखिए। भूषण के जो पद थे जो उन्होंने लिखे थे, उनका क्या प्रतिपाद्य है, क्या निकल कर बाहर आता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। उत्तर में परिचय में सबसे पहले आप यहाँ पे भूषण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, वो किस टाइम में लिखते थे, क्या लिखते थे, ये थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप आएंगे प्रतिपाद्य के ऊपर, मतलब मुख्य विचार के ऊपर। तो पहला है वीर रस की प्रधानता थी इनके जो प्रतिपाद्य थे उसमें। राष्ट्रभक्ति के बारे में बात करते थे। शिवाजी की प्रशंसा करते थे। प्राकृतिक चित्रण के बारे में बताते थे। ठीक है, प्रकृति को देखते थे और उसके चित्रण करते थे अपने लिखे हुए में। और फिर आपका आता है भाषा शैली, और फिर आता है अलंकारों का प्रयोग। ये उन्होंने अपने जो लेखन है उसमें ये करा था उन्होंने। ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 से पहले उसका क्वेश्चन नंबर 3 का निष्कर्ष आप देख सकते हैं। ये निष्कर्ष आपको लिख देना है पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बिहारी के काव्य की भाषा संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बिहारी के जो काव्य है उससे रिलेटेड जो भाषा संबंधी विशेषताएं हैं, मतलब लैंग्वेज रिलेटेड जो विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे परिचय। परिचय के बाद आप यहाँ पे मेन पॉइंट लिखेंगे। ब्रज भाषा का प्रयोग, अ, श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का सुंदर प्रयोग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लयतात्मकता और संस्कृत निष्ठा शब्दावली। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बता देने हैं। ठीक है, लयतात्मकता और संस्कृत निष्ठ शब्दावली। और लास्ट आता है आपका मुक्त मुक्तिक शैली।
तो ये आप यहाँ पे बता देंगे, फिर ये आपका निष्कर्ष जो है वो आपका आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख देंगे निष्कर्ष वाला, तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय दीजिए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जो साहित्य का परिचय है, उस परिचय के बारे में आपको यहाँ पे बताना है भाई। कब से कब तक उन्होंने चीजें लिखी थी, उनका टाइमलाइन क्या था, ये सारी चीजें आप जो है परिचय है उसमें बताएंगे। फिर राष्ट्रीय कविता लिखी थी उन्होंने, मानवतावाद के बारे में बताया है, प्राकृतिक चित्रण किया है, भाषा शैली के बारे में बात करी है, काव्य सौंदर्य और पुरस्कार, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे और फिर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, नागार्जुन की कविता का मूल संवेदना लिखिए। नागार्जुन की जो कविता थी उसका मूल संवेदना लिखना है। पहले नागार्जुन के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मूल संवेदना में प्राकृतिक प्रेम के बारे में बता देंगे, मानवता के बारे में बताएंगे, यथार्थवाद के बारे में बता देंगे, रहस्यवाद, भाषा शैली और लास्ट में आपका प्रकृति और मानव संबंध। ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाता है इस आंसर का, तो ये निष्कर्ष आप लिख देंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही आपको लिखना होगा, हमने काफी कम बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ब्रिज भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। जो ब्रिज भाषा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रकाश डालना। सबसे पहले ये आपका आ जाता है परिचय। परिचय आप पढ़ लीजिएगा। परिचय पढ़ने के बाद आपको उद्भव के बारे में बताना है, मध्यकाल के विकास के बारे में बताना है, साहित्यिक महत्व के बारे में बताना है, भाषा की विशेषताओं के बारे में आप पॉइंट कर सकते हैं, लोक साहित्य और आधुनिक काल, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, निष्कर्ष आ जाता है। ठीक है, निष्कर्ष आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है भाई, राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी लैंग्वेज है उसके क्या महत्व है, इस चीज के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले आप परिचय दे देंगे। ठीक है, इसमें हमने वही अनुच्छेद बता दिया और सरकार क्या आधिकारिक भाषा है ये भी हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है आपका अगला महत्व, तो यहाँ पे सांस्कृतिक एकता, संवैधानिक दर्जा, साहित्यिक समृद्धि, शिक्षा का माध्यम, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका निष्कर्ष। फिर 9वां आता है कि बार साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। यहाँ पे आपको ऐसी पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, उसके साप्रसंग व्याख्या जो आपको लिखनी होगी। तो पहले आप लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग में आप परिचय बताएंगे कि भाई कहाँ से उठाया गया है, किसने लिखा था, ये सारी चीजें। फिर मूल अंश बता देंगे और फिर सरल व्याख्या लिखेंगे आप लोग। ठीक है, सरल व्याख्या जो एक लाइन थी उसकी ये व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे भावार्थ और केंद्रीय भाव, तो मन में क्या था राइटर के, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है आपका साप्रसंग व्याख्या दूसरे वाले पॉइंट का, तो ये दिया गया हिमद्र तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। उत्तर में आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, मूल अंश लिखेंगे कि भाई क्या दिया गया है, फिर उसकी सरल व्याख्या भी लिख देंगे आप यहाँ पे। भाव सौंदर्य या केंद्रीय भाव जो होता है वो भी आप यहाँ पे ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के सॉरी बिहारी का काव्य गागर में सागर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बिहारी का जो कागर है, सॉरी काव्य है गागर में सागर, उसको आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बिहारी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे गागर में और सागर का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर का अर्थ ये निकल कर आता है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं श्रृंगार रस की कौन से यूज करा गया है वो आप बता देंगे। ठीक है भाई, भाषा का, भाषा की सुंदरता, लोक्यमता, उदाहरण, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, 5 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे निष्कर्ष। ठीक है, आपका जो कंप्लीट आंसर है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आखिर में निष्कर्ष जो कंक्लूजन होता है वो भी आप यहाँ पे लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, बादल को घिरते देखा है कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अगर आपने बादल को घिरते देखा है कविता पढ़ी होगी तो आप इसका प्रतिपाद्य मतलब पूरी की पूरी जो समरी है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बात करी गई है। तो बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है, उसके बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा बताएंगे, जो कि परिचय होगा, किसने लिखा है, किस बारे में है, ये सारी चीजें आप परिचय में बताएंगे। फिर प्रतिपाद्य में मुख्य विचार, जो मुख्य विचार होते हैं, तो प्रकृति का सौंदर्य बताया गया है उसमें, मानव और प्रकृति का समन्वय मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन बताया गया है। ठीक है, रहस्यवाद के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है, आत्मा परमात्मा के मिलन के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यथार्थवाद के बारे में बात करी गई है और फिर भाषा शैली कौन सी यूज करी गई है ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसका निष्कर्ष लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है खत्म हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है प्रतिपाद्य के बारे में। बेटी की विदाई कविता का मूल संवेदना बताइए। बेटी की जो विदाई है, अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आप उसकी मूल संवेदना, ठीक है, राइटर बिल्कुल पॉइंट में क्या बीच में कौन सा इमोशन है
वो मूल संवेदना वाली जो चीज है वो आप यहाँ पे बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे परिचय देंगे। परिचय में भाई नागार्जुन के द्वारा ही लिखी गई है। ये पितृ वात्सल्य और करुणा की भावना से परिपूर्ण है, मतलब भरी पड़ी है, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। फिर पितृ वात्सल्य के बारे में बात करेंगे, करुणा और दुख के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेटी की विदाई है तो करुणा भी होगी और उसमें दुख भी होगा। सामाजिक यथार्थ के बारे में बात करेंगे, प्रकृति और मानव का समन्वय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आप भाषा शैली के बारे में बात करेंगे 5वें पॉइंट में। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट 5 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप जो ऊपर आपने बताया है बड़ा बड़ा, वो सारा आप यहाँ पे छोटे शब्दों में बेटी की विदाई का जो निष्कर्ष है वो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 14। अवधी जो भाषा है उसके विकास के ऊपर प्रकाश डालिए। किस तरीके से अवधी भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में बोली जाती है, ठीक है। हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो कि कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में बोली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अवधि की उद्भव कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई, मध्यकाल का विकास कैसे हुआ, साहित्य का कौन कौन से साहित्य इसमें लिखे गए, क्या महत्व है, ठीक है। भाषा की विशेषताएं बताएंगे, लोक साहित्य के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। पढ़ सकते हैं आप लोग पॉज करके, काफी ज्यादा डिटेल में हमने पॉइंट बताए हैं। यही पॉइंट आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने हैं बट थोड़े ज्यादा शब्दों में, ठीक है। और लास्ट में आप जो है निष्कर्ष लिख देंगे इस पूरे आंसर का, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भक्तिकालीन काव्य का महत्व। भक्तिकालीन काव्य का महत्व बताइए। परीक्षा में आप भक्तिकालीन काव्य के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या था, किस बारे में था, वो सारी चीजें। फिर भक्तिकालीन में धर्म को सुधारने के बारे में बात करी गई है, सामाजिक एकता के बारे में बात करी गई है, साहित्यिक समृद्धि के बारे में बात करी गई है, भाषा का विकास जो होता है उसके बारे में बात करी गई है, राष्ट्रीय चेतना के बारे में बात करी गई है और मानवतावाद के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। फिर आप निष्कर्ष यहाँ पे लिख सकते हैं, ये निष्कर्ष है, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रीति काल की विशेषता है। रीति काल की विशेषताओं के ऊपर आपको यहाँ पे बताना है। तो रीति काल के बारे में आप परिचय देंगे, थोड़ा सा परिचय में कुछ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे विशेषता में, तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, रीति का महत्व था, भाषा की सुंदरता थी, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। अलंकारों का प्रयोग किया गया था, मुक्तक शैली थी, ठीक है। और काव्य के प्रकार, ये सारे पॉइंट आपको इसमें बताने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है निष्कर्ष में। आप यहाँ पे जो पॉइंट हमने दिए ये आप यहाँ पे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आता है भरतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना। भरतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना के ऊपर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आप भरतेंदु युग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है भाई। भरतेंदु, जिसमें भरतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके बारे में, उनका पूरा का पूरा युग की बात करी गई है, ठीक है। फिर देशभक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है, हिंदी भाषा का विकास में उन्होंने क्या मदद करी है, सामाजिक सुधार के बारे में आप बताएंगे, नाटक और गद्य के विकास के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, साहित्यिक जागरण, और आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता। ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़े तो यहाँ पे आप निष्कर्ष जो है अपने आंसर का निष्कर्ष लिख देंगे, जो कि जरूरी है आपके आंसर में, हर एक आंसर में, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियां क्या है, तो ये आपको, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय, प्रयोगवादी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे, तो नया प्रयोग, भाषा की नई शैली आई थी, विचार की नई दिशा, ठीक है, यथार्थवाद के बारे में, रहस्यवाद के बारे में, और सामाजिक क्षेत्र में। ये 6 पॉइंट है, ये 6 के 6 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इन्हीं को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है, तो उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले आएगा परिचय, परिचय के बाद आएगा योग और तंत्र, पहला पॉइंट, रहस्यवाद आपका दूसरा पॉइंट, भाषा की विशेषता तीसरा पॉइंट, छंद और शैली जो होती है चौथा पॉइंट, धार्मिक और दार्शनिक विचार आपका 5वां पॉइंट हो जाता है, और लोक साहित्य आपका 6ठा पॉइंट हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो आ जाएगा, तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व के ऊपर प्रकाश डालिए या विचार कीजिए, ठीक है। तो राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना, मैं मतलब महत्व जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप राजभाषा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अनुच्छेद 343 के अनुसार इसको केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा की जो है वो बताया गया है। संवैधानिक दर्जा कैसे मिला है, संपर्क की भाषा है, सांस्कृतिक समृद्धि की भाषा है, तो ये पॉइंट आप 3 बताएंगे। फिर शिक्षा और शिक्षा का माध्यम है, राष्ट्रीय एकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे। आपका निष्कर्ष आ जाता है, ये आपको निष्कर्ष लिख देना है इस क्वेश्चन में। अगला पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है आपका द्विवेदी युग के, जो द्विवेदी युग था तो उसके बारे में आपको यहाँ पे विशेषताएं बतानी है, ठीक है। टाइमलाइन उसकी ये रही, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये पूरा का पूरा युग माना जाता है। गद्य का विकास कैसे हुआ था उनके टाइम पे, भाषा का परिष्कार, ठीक है,
फिर साहित्यिक आलोचना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और नई विचारधारा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आता है छायावाद पर, छायावाद का महत्व बताइए। तो छायावाद का क्या महत्व है आप यहाँ बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे छायावाद की जो परिचय होता है वो परिचय देंगे। फिर इसमें आपको रोमांटिकता के बारे में बात कर लेनी है, प्रकृति प्रेम के बारे में बात कर लेनी है, मानवता के बारे में बात करनी है, रहस्यवाद के बारे में बात करनी है। ठीक है, भाषा की सुंदरता और राष्ट्रीय चेतना, इन पॉइंटों के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताना है। तो यहाँ पे उनके बारे में हमने ये जो पॉइंट है ये दिया है, ये आपको यहाँ पे बता देना है परिचय में। ठीक है, उसके बाद उनकी कविताएं कौन कौन सी लिखी थी, उन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे हैं, उपन्यास अगर कोई लिखा है तो वो कौन सा है, उनके भाषा शैली कौन सी यूज करते थे वो, और राष्ट्रीय चेतना वो क्या थी, तो वो आप चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये हो जाता है। फिर ये आपका आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहारी का काव्य गागर में सागर स्पष्ट कीजिए। गागर में जो सागर था काव्य, ठीक है, गागर में सागर, उसको आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे। पहला पॉइंट आप यहाँ पे गागर में सागर का अर्थ क्या निकलता है वो बताएंगे। श्रृंगार रस की रहस्य, भाषा की सुंदरता, ठीक है, ले लेखकता के बारे में बात करेंगे और उदाहरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है बेटी की विदाई कविता का पितृवत्सल्य की करुणा दृष्टि से विचार कीजिए। ठीक है, करुणा की दृष्टि से जो पितृवत्सल्य है उसका आपको यहाँ पे विचार करना है। तो सबसे पहले देंगे आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप बात करेंगे पिता के प्रेम के बारे में, करुणा का दुख के बारे में, सामाजिक यथार्थ के बारे में। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे बताएंगे। प्रकृति और मानव समन्वय और भाषा शैली, ये 5 पॉइंट अगर आप बता देते तो आपको जो फुल में से फुल आंसर है वो मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 आता है बादल को घिरते देखा है कविता में चित्रित प्रेम विवाह सॉरी प्रेम की वह व्यवस्था की आपको यहाँ पे व्यथा के बारे में बात करनी है। प्रेम व्यथा का वर्णन जो आपको यहाँ पे करना है। तो बादल को घिरते देखा है उसके बारे में आप परिचय लिखेंगे। परिचय में आप ये देख सकते हैं, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आप आएंगे मेन आंसर में। तो प्रेम की विरह व्यवस्था जो व्यथा थी उसमें प्रकृति का प्रतीक, विरह का दर्द, प्रकृति और मानव समन्वय, ठीक है, भाषा शैली और रहस्यवाद, ये जो पॉइंट है ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष। ठीक है, तो अराउंड मैंने आपको 26 क्वेश्चन पिछले 5 क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे वो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं तो आप इजिली इन क्वेश्चनों के आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, मतलब सॉरी कॉलेज रिसोर्सेज हमारे ऐप का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की मिल जाएगी, तो जाइए चेक करिए। ये सारी चीजें हमारे ऐप पर आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।